हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है गाइस। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये आपका कंटिन्यूशन में चलता रहे। और ये सेकंड वीडियो होने जा रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, जो आज के टाइम पे जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें बनाते हैं उस पर पेटेंट चाहिए होता है, कॉपीराइट चाहिए होता है, ट्रेडमार्क चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के परिदृश्य को देखते हुए। प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेज हैं, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है गाइज, तो आप उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा कि आर सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और हाल ही में जो वैकेंसी निकली है लेखपाल और पटवारी की, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रही है। तो आप उसके जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8 जनवरी को प्रस्तावित उसका पेपर है, यानी कि हमारे पास करीब करीब 2.5 महीने हैं। तो इन 2.5 महीनों में हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि हमारा जो लेखपाल पटवारी वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो पहली वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, इंडिया और आईपीआर से रिलेटेड हम चीज़ें देख चुके हैं। और आज हमें बात करनी है नेशनल आईपीआर पॉलिसी की, कि भारत ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की क्या पॉलिसी निकाली थी। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो आई थी वो 2016 में आई थी। पहली बात तो मई 2016 में इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ विजन डॉक्यूमेंट टू गाइड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन द कंट्री, कि भारतवर्ष में आगामी वर्षों में किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काम करेगा, उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट आया था। इट्स क्लेरियन कॉल इज़ क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, यानी इसका जो कॉल थी, या यहाँ पे कह सकते हैं मोटो था, वो ये था, या लोगो ये था, क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया, यानी कि रचनात्मक भारत और इनोवेटिव भारत। इट एनकम्पासेज एंड ब्रिंग्स टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑल आईपीआर। अब इसमें क्या किया है इसने, कि जितने भी आईपीआर हैं अलग अलग के, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई। ये जो पॉलिसी आई थी, टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल इंटरलिंकेजेस एंड दस एम्स टू क्रिएट एंड एक्सप्लॉइट सिनर्जीज बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्ड स्टैट्यूट्स एंड एजेंसीज। तो इसमें क्या किया गया, जितने भी अलग अलग चीज़ें होती थी, चाहे कॉपीराइट्स हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आए गए, जिससे कि इंटरलिंकिंग हो सके, अलग अलग चीज़ों में इंटरलिंक किया जा सके, और जिससे कि जितने भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स होते हैं और उनके रिगार्डिंग जितने भी कानून बने हुए हैं, जितने भी स्टैच्यूट बने हुए हैं, और जितने भी एजेंसी इस काम में लगी हुई हैं, उनको हमको क्या करना है, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय करना है। इट सेट्स इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। उसके बाद इसने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया, यानी कि एक संस्थागत, अगर हम कहें तो एक तंत्र स्थापित किया, जो उसके क्या क्या कर सकता है, इसका कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा करेगा। इट एम्स टू इनकॉर्पोरेट एंड अडेप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द इंडियन सिनेरियो। और ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा जो भारतीय परिदृश्य के हिसाब से आप कह सकते हैं बिल्कुल सूटेबल होगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नोडल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन को इसका नोडल डिपार्टमेंट लगाया गया है, जिससे कि हम कोऑर्डिनेट कर सकें, गाइड कर सकें और ओवरसी कर सकें इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन इंडिया। द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि सीपैम, सेटअप अंडर द एजिस ऑफ डीआईपीपी। तो डीआईपीपी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, सेल बनाया गया, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रमोशन के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए और प्रमोशन के लिए, इज टू बी द सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल आईपीआर पॉलिसी। तो जो भारत के अंदर नेशनल आईपीआर पॉलिसी है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाना है, उसके लिए इस सेल को बनाया गया। इंडियाज़ IPR रिजीम इज़ इन कंप्लायंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो WTO का हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो जो WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको मिलेगा, तो उसका जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो इंडिया की जो IPR रिजीम है वो इसके कंप्लायंस में है, यानी कि इसके अनुसार है, इसके अनुपालन में है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो आती है IPR अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आउटरीच एंड प्रमोशन, कि लोगों तक इसका प्रचार होना चाहिए। टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक, सोशियो एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ IPR, कि IPR के, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके आर्थिक फ़ायदे क्या होंगे, सामाजिक फ़ायदे क्या होंगे और सांस्कृतिक फ़ायदे क्या होंगे, जितने अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज की जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी इसके ग्रुप्स हैं समाज के अंदर, सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ पर IPR करवाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी पे कॉपीराइट लेते हैं, पेटेंट लेते हैं, ट्रेडमार्क लेते हैं, तो उसके अपने क्या बेनिफिट्स हैं। फिर जनरेशन ऑफ IPR, यानी कि टू स्टिमुलेट द जनरेशन ऑफ IPRs। फिर लीगल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी अधिकारों की बात की जाती है वहाँ पर लीगल काम या कानून ज़रूर निकल के आता है, क्योंकि अगर हम हक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका हक है, और अगर आपके हक को, आपके राइट को कोई ब्रीच करेगा, कोई उसका उल्लंघन करेगा, तो सिंपल सी बात है आप कोर्ट जाएंगे, जिससे कि आपका जो अधिकार था उसका उल्लंघन ना हो। टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव IPR लॉज विच बैलेंस द इंटरेस्ट्स ऑफ राइट ऑनर्स विद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, यानी कि प्रशासन और प्रबंधन। तो मॉडर्नाइज करने के लिए, यानी कि आधुनिकीकरण करने के लिए, और स्ट्रेंथन करने के लिए सर्विस ओरिएंटेड IPR, यानी कि सुदृढ़ीकरण हमें करना है किस चीज़ के लिए, IPR के प्रशासन को। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ IPR, यानी कि इसका हमें व्यवसायीकरण करना है, कमर्शलाइज करना है इसको। तो गेट वैल्यू फॉर IPR थ्रू कमर्शलाइजेशन। एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन, एनफोर्स करना है, प्रवर्तन करना है, और न्याय करना है, यानी कि हमें न्यायपूर्वक काम करना है। तो टू स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म फॉर कॉम्बैटिंग IPR इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि आपके अगर IPR पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, किसी ने गलत तरीके से अगर उस पर इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश की, यानी गलत तरीके से उस पर अपना हक जताने की कोशिश की, तो आप उसके लिए न्याय में जा सकते हैं, न्याय ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, तो टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पर्सन को अच्छी हेल्थ देते हैं और अच्छी पढ़ाई देते हैं, तो उसकी जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप होता है। इंस्टीट्यूशंस हैं और कैपेसिटीज़ फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च और स्किल बिल्डिंग। तो अब क्या अचीवमेंट्स आई हैं, यानी क्या हमने उपलब्धियां हासिल करी हैं जो नई IPR पॉलिसी आई है। तो सबसे पहली बात तो आते हैं इम्प्रूवमेंट इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। जो WIPO निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर वापस आपको जिनेवा के अंदर मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड में। तो WIPO की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आती है उसमें भारत की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। पहले भारत की रैंकिंग इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में 81 हुआ करती थी, वो कम होकर या बढ़कर आप ऐसे कह सकते हैं 46 हो गई है, यानी कि हमें फर्स्ट रैंक तक जाना है, हमें कोशिश ऐसे करनी है कि हम फर्स्ट रैंक तक जाए। तो अब 46 प्लेस पे आ गए हैं हम 2021 में। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिगार्डिंग IP प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, यानी कि IP का मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा का जो प्रोटेक्शन है और उसका जो प्रमोशन है, उसका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी कि संस्थागत जो तंत्र है, उसको मजबूत करना हुआ है। फिर क्लियरिंग बैकलॉग और रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन IP एप्लीकेशंस। बैकलॉग अगर हम देखें, यानी कि पहले से रुकी हुई कई सारी एप्लीकेशंस हुआ करती थी, पेंडिंग बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, IP एप्लीकेशंस जो बहुत सारी पेंडिंग थी, उनको रिमूवल करने में, यानी उनका निस्तारण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ऑगमेंटेशन ऑफ टेक्निकल मैन पावर बाय द गवर्नमेंट हैज़ रिजल्टेड इन ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ इन पेंडेंसी इन IP एप्लीकेशंस। फिर आता है ऑटोमेटिक इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स। ऑटोमेटिकली अब कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि नेटवर्क के थ्रू आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड आपको क्या मिल जाएगा, पेटेंट मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि पेटेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ट्रेडमार्क ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी अगर आपको किसी चीज़ पे ट्रेडमार्क चाहिए, पेटेंट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगा। हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड
इंक्रीज इन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फाइलिंग्स, और इसके वजह से ये भी फ़ायदा हुआ है कि पेटेंट की फाइलिंग, लोगों ने जो भारत में पेटेंट की फाइलिंग करनी थी या ट्रेडमार्क की फाइलिंग करनी थी, यानी कि जो लोग हक बता रहे थे ना कि इसको हमने डिस्कवर किया है तो ये हमारा पेटेंट होना चाहिए और हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए, तो इसकी जो फाइलिंग थी ये भी हाल के दिनों में अगर हम देखें तो बढ़ी है। तो पेटेंट फाइलिंग्स हैव इंक्रीज बाय नियरली 7%, 7% पेटेंट फाइलिंग्स बढ़ी है पहले 8 महीने में 2018-19 के, और ट्रेडमार्क फाइलिंग जो है वो 28% बढ़ गई है इस दौरान। आईपी प्रोसेस री इंजीनियरिंग पेटेंट रूल्स 2003 हैव बीन अमेंडेड। तो आईपी के जो प्रोसेस री इंजीनियरिंग पेटेंट रूल्स थे 2003 के, उनको अमेंड किया गया है, यानी कि उनमें संशोधन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड मेक दैम मोर यूज़र फ्रेंडली, कि इस तरह से काम किया जाए कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि जो लोग उसको इस्तेमाल करें वो उनके, आप कह सकते हैं उनके फेवर में हो, जल्दी से उनका काम हो जाए। रिवैम्ड ट्रेडमार्क रूल्स हैव बीन नोटिफाइड इन 2017 में नए ट्रेडमार्क रूल्स भी लाए गए। फिर आईपीआर अवेयरनेस की बात करें तो आईपीआर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया गया स्कूल्स में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, रूरल स्कूल्स में यानी कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स में, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू इंडस्ट्री के लिए, पुलिस के लिए, कस्टम, जुडिशरी, सब के लिए किया गया, जिससे कि सबको आईपीआर की अवेयरनेस हो सके। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, तो इन कंजक्शन विद वीपो यानी कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो टिस्क है, जो भारत का टिस्क है, यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग भारत के राज्यों में। फिर आती है बात इश्यूज इन इंडियाज़ आईपीआर रिजीम। भारत की जो आईपीआर रिजीम है इसमें इश्यूज़ क्या हैं, इसमें दिक्कतें क्या हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 3D, तो 3 और सब क्लॉज डी एक सेक्शन है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, इसको 2005 में अमेंड किया गया था। ये अलाउ नहीं करता है पेटेंट टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म्स ऑफ अ नोन सब्सटेंस। अब देखिए इस एक्ट के वजह से, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के वजह से, जो सेक्शन 3 क्लॉज डी था वो किसी ऐसी चीज़ पे पेटेंट अलाउ नहीं करता है टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस, की जहाँ पे ऐसे इन्वेंशंस की जाती है, ऐसी खोज की जाती है जिस चीज़ का जो सब्सटेंस है अगर हमें वो ऑलरेडी मालूम हो। मान लेते कोई सब्सटेंस हमें पहले से पता है और उसके द्वारा आप कुछ चीज़ बना लेते हैं, तो उस पर आपको पेटेंट का हक नहीं मिलेगा अनलेस इट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टीज़ विद रिगार्ड टू एफिकेसी। जब तक ये ना हो जाए कि वो एक प्रभावकारिता के संबंध में अगर हम देखें तो उसके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हों, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अलग हो जो मटेरियल हमें पता है उससे। दिस मीन्स दैट द इंडियन पेटेंट एक्ट डज नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, तो यानी कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को अलाउ नहीं करता है। दिस हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न टू द फार्मा कंपनीज। अब देखिए इसके वजह से जो फार्मा कंपनीज हैं उनको बहुत समय से दिक्कतें आ रही थी, दवाई बनाने वाली कंपनीज को। सेक्शन 3D वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस रिजेक्टिंग द पेटेंट फॉर नोवर्टिस ड्रग ग्लीवैक। अब एक नोवर्टिस वालों की एक दवाई थी ग्लीवैक, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया इसी वजह से। फिर आता है इशू ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग। एक कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी एक मुद्दा उठता है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है, ये एक प्रॉब्लमेटिक है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से भारत में पैसा निवेश करते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स who bring technology as they are concerned about the misuse of compulsory licensing to replicate their products. It has been impacting India और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो नेगोशिएशंस हैं वो कंपलसरी लाइसेंसिंग की वजह से अभी बीच में फंसे हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग इज द ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द गवर्नमेंट टू एंटिटीज टू यूज मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट और सेल अ पेटेंटेड इन्वेंशन। अब देखिए कंपलसरी लाइसेंसिंग से क्या होगा, इसके वजह से एक परमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट को कि वो एंटिटीज़ को ये परमिशन दे सकता है कि आप यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, किसी चीज़ को बना सकते हो, और उसके साथ साथ इम्पोर्ट कर सकते हो, यानी कि देश के अंदर मंगवा सकते हो किसी चीज़ को और बेच सकते हो एक पेटेंटेड इन्वेंशन को विदाउट द पेटेंट ऑनर्स कंसेंट। यानी जिसको पेटेंट मिला हुआ है उसकी एसेंट के बिना, यानी कि उसकी परमिशन के बिना भी आप किसी चीज़ को बेच खरीद सकते हैं अगर आपने कंपलसरी लाइसेंसिंग ले लिया। पेटेंट्स एक्ट इन इंडिया डील्स विद कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स के अंदर भी जो IPR का एग्रीमेंट है उसमें परमिटेड तो है, प्रोवाइडेड कंडीशन सच एज नेशनल इमरजेंसी। लेकिन वो किन कंडीशन में है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी का केस हो, या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो, तो इन चीज़ों के लिए ही कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ है, बाकी चीज़ों के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ नहीं है। तो इंडिया कंटिन्यूज
टू रिमेन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर एलिज्ड वायलेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो भारत जो है हमेशा से जो प्रॉपर्टी राइट्स का जो वायलेशन हुआ है, उसका जो आप कह सकते हैं कि उससे भारत चूका है, तो उससे हमेशा जो भारत है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है उसके ऊपर हमेशा भारत के ऊपर रडार घूमता रहता है US का। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि US की एक स्पेशल रिपोर्ट आती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इन इट्स लेटेस्ट स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज बाय द USTR, US को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमी कहा गया है, कि दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण एक मुख्य अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ IP, की वहाँ पे आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार हैं उनका संरक्षण होना, प्रोटेक्शन होना और उनका इन्फोर्समेंट होना, प्रवर्तन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। फिर बात आती है डेटा एक्सक्लूसिविटी की। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशकर्ता हैं और MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एलिज दैट इंडियन लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर कमर्शियल यूज़ ऑफ टेस्ट डेटा। तो उनका कहना यह है कि भारत का कानून जो है कमर्शियल यूज़ के लिए जो डेटा का इस्तेमाल है उसको उसकी रोकथाम पर रोक नहीं लगाता है, और अदर डेटा सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर मार्केट अप्रूवल ऑफ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। फॉर दिस दे डिमांड अ डेटा एक्सक्लूसिविटी लॉ। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉपीराइट एक्ट इज़ वीक। अब देखिए कॉपीराइट एक्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो कमज़ोर होता है। एंड पायरेसी ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल इज़ वाइड स्प्रेड। और भारत में देखा भी जाता है ये कि कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो बहुत तेज़ी से बिकता भी है और बढ़ता भी है। नेक्स्ट आता है वीपो। तो वीपो क्या है अपने आप में? ये 15 स्पेशलाइज एजेंसीज़ में से एक है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, उनके अंदर से जैसे WHO है, उसी यूनेस्को है, इसी प्रकार से एक यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको इसीलिए क्रिएट किया गया था जिससे कि प्रमोट कर सकें, यानी कि उसका बढ़ावा दिया जा सके और संरक्षण किया जा सके किसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग राष्ट्रों के साथ कोऑपरेट करके, समन्वय बना के, और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसने अपनी जो काम शुरू किया था 1970 में काम शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और वीपो का कि अगर हम मेंबर्स की बात करें तो अभी 193 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि लगभग जो UN के मेंबर्स हैं सभी के सभी वो वीपो के मेंबर्स भी हैं। तो वीपो की एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली बात तो आता है होस्टिंग फोरम्स टू डिस्कस एंड शेप इंटरनेशनल IP रूल्स एंड पॉलिसीज़। फिर प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज दैट रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट IP इन डिफरेंट कंट्रीज़, की आपको एक ऐसी वैश्विक सर्विसेज, वैश्विक सेवाएं देनी है जिसमें आप IP को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अलग अलग देशों में रजिस्टर कर सकें और उनको बचा सकें। रिजॉल्विंग ट्रांसबाउंडरी IP डिस्प्यूट्स। मान लेते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, दो देशों के बीच में अगर ट्रांसबाउंडरी अगर हम देखें IP को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके अगर विवाद है, डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व किया जा सके। हेल्पिंग कनेक्ट IP सिस्टम्स थ्रू यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और सर्विंग एज अ जनरल रेफरेंस डेटाबेस ऑन ऑल IP मैटर्स। फिर बात आती है ट्रिप्स की। देखिए ट्रिप्स एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसके रिलेटेड UPSC ने भी सवाल पूछा है। तो ट्रिप्स अपने आप में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। एग्रीमेंट क्या क्या चीज़ें कवर करता है? पेटेंट कवर करता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, एक्सक्लूजनरी राइट्स ओवर न्यू प्लांट वेराइटीज़, यानी कि बिल्कुल एक ऐसा कि नए पौधों की जो किस्म हैं उनके ऊपर एक अधिकार मिलना। और ये 1995 में फोर्स में आया और इसने WTO के सभी मेंबर्स को क्या कर दिया? बाइंड कर दिया कि भाई आपको इसी तरह से काम करना होगा। फिर एक बात करते हैं CPAM की, कि ये CPAM क्या है जो भारत ने बनाया है, सेल्फ और IPR प्रमोशन मैनेजमेंट। तो इसको क्रिएट किया गया था एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, या प्रोफेशनल बॉडी की तरह से इसको बनाया गया DIPP के तहत, टू टेक फॉरवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल IPR पॉलिसी 2016। कि भारत देश की जो नेशनल IPR पॉलिसी 2016 आई थी उसको प्रमोट करने के लिए CPAM को बनाया गया। इसका काम क्या है अगर हम देखें, पहली बात तो पब्लिक अवेयरनेस करना, यानी कि लोगों के अंदर यानी कि जन जागरूकता लेके आना। फिर प्रमोटिंग द फाइलिंग ऑफ IPR थ्रू फैसिलिटेशन, यानी कि कुछ इस तरह से सुविधा मुहैया करवाना कि जो पेटेंट फाइलिंग्स हैं या IPR की जो फाइलिंग्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। प्रोवाइडिंग इन्वेंटर्स विद अ प्लेटफॉर्म टू कमर्शलाइज देयर IP एसेट्स। कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल IPR पॉलिसी
इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोऑर्डिनेट करना है किसको, इम्प्लीमेंटेशन को, नेशनल आईपीआर पॉलिसी की इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सरकारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, सरकारी विभागों के साथ और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। फिर बात आती है आईपी नानी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी नानी ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, वाणिज्य मंत्रालय ने 2018 में इसको लॉन्च किया। ये अपने आप में एक टैक्स सेवी ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, हु हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज इन कॉम्बैटिंग आईपी क्राइम्स। तो इसको इसलिए बनाया गया कि जिससे कि आईपी से रिलेटेड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उससे बचा जा सके विद द हेल्प ऑफ अवर ग्रैंड सन छोटू यानी कि आदित्य। तो यानी कि ये कुछ एक सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से काम होता है। आईपी का जो मैस्कॉट है यानी कि शुभंकर है, विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द आईपीआर, और लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, और एक इंटरेस्टिंग वे में। अब वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो क्या है कि प्रमोटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ इनोवेशन, कि हमें तो स्कूल्स में यानी कि विद्यालयों में एक ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चों के अंदर इनोवेशन करने का एक जुनून आए कि बच्चों को कुछ ना नई नई चीज़ें इनोवेट करनी है। द अकेडमिक करिकुला नीड टू बी रीबूटेड। वो जो अकेडमिक्स का जो करिकुला है यानी कि वहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ का जो सिलेबस है उसको इस तरह से पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। अब प्रॉपर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कहीं पे कोई अधिकारों की बात की जाती है, जैसे मैंने कहा है, तो वहाँ पे कानून की बात आती है, तो वहाँ पे जो अगर वहाँ पे कोई विवाद होता है तो उस विवाद को रिजोल्यूट करने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए जो वहाँ पे तरीका होता है, मैकेनिज्म है, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। फॉर रिजॉल्विंग आईपीआर रिलेटेड इशूज़ इज़ नीडेड। तो इंडिया विल बी अनेबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आईपी सिस्टम अनलेस एंड अनटिल इट एड्रेसेस गैप्स इन इट्स आईपी लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कहना यहाँ पे ये है, राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है तब तक उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले सकता आईपी सिस्टम का जब तक जो आईपी के लिए जो हमारे भारत देश में कानून बने हुए हैं, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, उसमें जो गैप्स हैं, उनमें जो खामियां हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी। सक्सेस ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलाई गई थी, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब हमारे यहाँ जो आईपीआर का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। मोर अवेयरनेस इज़ नीडेड अबाउट द क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर। और भी ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि भारत के अंदर क्रिएशन होना चाहिए, यानी कि नई नई चीज़ें बननी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, और एनफोर्समेंट होना चाहिए, प्रवर्तन होना चाहिए नवाचारों का। और कंक्लूजन की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ मेड अ नंबर ऑफ चेंजेस इन इट्स आईपीआर रिजीम। भारत ने अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो रिजीम है, यानी कि बौद्धिक संपदा की जो रिजीम है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी, जिससे कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, एंड हैज़ कट डाउन द टाइम रिक्वायर्ड टू इशू पेटेंट्स। और पेटेंट्स प्राप्त करने में पहले लोगों को जो बहुत समय लगता था, अब वो समय बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है, अब लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता है। द कल्चर ऑफ इनोवेशन इज़ टेकिंग सेंटर स्टेज इन द कंट्री। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नवोन्मेष है, इनोवेशन है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, वो तेज़ी से फैलती जा रही है देश के अंदर। इंडिया इज़ वेल पॉइज्ड टू फोकस ऑन R&D, और भारत जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। दिस हैज़ बिन रिफ्लेक्टेड इन इट्स इम्प्रूव्ड रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये कहाँ से समझ में आता है, जो भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वीपो निकालता है, तो उसमें जो भारत की 2015-16 से और 2021 की बात करें तो वहाँ पे जो रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, वो इसी वजह से आया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं टू स्ट्रेंथन नेशनल आईपीआर पॉलिसी, आईपी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ई गवर्नेंस और कमिटमेंट टू अबाइड बाय द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ वीपो ऑफ WTO इन लेटर एंड स्पिरिट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग परसेप्शन ऑफ इंडियाज ग्लोबली। एन एफिशिएंट और एक इक्विटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। अब देखिए, एक एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कुशल होनी चाहिए और न्याय संगत। अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन हेल्प ऑल कंट्रीज़ टू रियलाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोटेंशियल। यानी अच्छी बात लिखने की कोशिश कर रहा है वो, ये कह रहा है अगर एक एफिशिएंट सिस्टम होगा और इक्विटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिस्टम होगा तो कोई भी देश ऐसा होगा, या किसी भी देश में जब ये लागू होगा तो वहाँ पे देश की बढ़ोतरी होगी। एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे जो आर्थिक विकास है वो होगा, एंड सोशल एंड कल्चरल वेलबींग, और वहाँ पे जो लोगों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक रहन सहन है वो भी निखरेगा, बढ़ेगा। तो इसी के साथ जो भारत में आईपीआर है, जो पूरी आईपीआर पॉलिसी है, उसका वो ख़त्म होती है। तो गाइज़, आप इसकी पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।